डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अर्थात विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो इसके लिए कई मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसमें पहला है मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज, परसेंटेज से क्लियर है, परसेंट यानी 100 पार्ट। तो किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट को हम सॉल्यूशन के 100 पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 gram of the solution। यानी ये जो होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in 100 gram of the solution। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहलाएगी। इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहां से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। यहां से इस टर्म को देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन में जितने भी अवयव होंगे, जितने भी कंपोनेंट होंगे, सबका मास जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसमें से किसी एक कंपोनेंट का मास लिया जाए और टोटल मास लिया जाए, तो ये रेशियो किसके बराबर होगा? सॉल्यूट का फ्रैक्शन है टोटल से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज किस टर्म में है? सॉरी, मूल प्रभाज नहीं, विलेय का मास फ्रैक्शन, द्रव्यमान प्रभाज कहेंगे इसको। ये क्या कहलाएगा? मास फ्रैक्शन, द्रव्यमान प्रभाज कहलाएगा।
सेकंड वन है परसेंट बाय वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वह यहाँ पे मास परसेंट में हमने सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास लिया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, आयतन लेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट in milliliter present in 100 ml of solution. It is amount of solute in milliliter. यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट हो वही उसका वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा। यानी ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में जो आयतन होगा वही उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। Volume percentage of solute, volume of solute divided by volume of solution into 100। विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन into 100। अब अगर मान लें किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं A एंड B, किसी भी विलयन में दो अवयव हैं A और B, दोनों के वॉल्यूम गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें से जिस कंपोनेंट, जिस अवयव का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे अगर हमें A का आयतन प्रतिशत निकालना है तो पहले वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कंपोनेंट A और B का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे और पर 100 पार्ट में निकाल लेंगे। इसी तरह से B का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा तो B का वॉल्यूम मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, B का आयतन मिलीलीटर में रख देंगे और विलयन का कुल आयतन मिलीलीटर में रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें B का वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा।
थर्ड है परसेंट मास बाय वॉल्यूम। यानी आयतन के सापेक्ष द्रव्यमान प्रतिशत। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको परिभाषित करते हैं कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसका आयतन के सापेक्ष द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसके आयतन के सापेक्ष द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। या मास ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 milliliter of solution is known as percent mass by volume। यहाँ से परसेंट ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से हम लिख सकते हैं परसेंट ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी विलेय द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाय 100।
कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम, पीपीएम में सांद्रता। तो पार्ट्स पर मिलियन में जो है, जब सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत जब विलेय बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, तो इस मेथड का, इस विधि का प्रयोग करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, quantity of solute in gram present in 10 to the power 6 gram of solution. यानी किसी भी विलेय की 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित मात्रा को पीपीएम में उसकी सांद्रता कहते हैं। Strength in ppm, mass of solute divided by mass of solution multiplied by 10 raised to the power 6, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। तो जो शहरों में पोल्यूशन वगैरह होता है, या जल की हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस, जल की कठोरता, शहरों का जो प्रदूषण, वो सब इसी मानक में व्यक्त किया जाता है। जैसे कहा जाए किसी शहर के वायु में जो है, किसी शहर की एयर में 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि एयर के 10 to the power 6 मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है। इसी तरह से वाटर की हार्डनेस कही जाए कि 2 ppm है, इसका मतलब 10 to the power 6 मिलीलीटर वाटर में 2 ग्राम जो भी जिसके कारण भी हार्डनेस हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड या बाइकार्बोनेट जो भी उसमें उपस्थित हो, वो उतने अमाउंट में यानी 2 ग्राम में वो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभार। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। किसमें? मोल में। ठीक, तो किसी भी सॉल्यूशन में कई कंपोनेंट होते हैं,
तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का फ्रैक्शन जो होता है वही वास्तव में मोल फ्रैक्शन होता है। यानी किसी भी विलयन में कई अवयव उपस्थित होते हैं, तो किसी भी अवयव का उपस्थित सभी अवयवों से जो फ्रैक्शन या हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वही उसका मोल प्रभाज कहलाता है। तो इस विधि का जो है, इस मेथड का यूज तब करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन में एक से अधिक कंपोनेंट यानी कई कंपोनेंट प्रेजेंट हो, यानी किसी भी विलयन में कई अवयव उपस्थित हो, तो इस मेथड का यूज करते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of the solution। यानी ये किसी भी विलयन में किसी एक कंपोनेंट, किसी एक घटक के मोल और विलयन में उपस्थित सभी कंपोनेंट, सभी घटकों के मोलों का अनुपात होता है। अगर मान लें कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके मोल्स जो हैं स्मॉल एन है और सॉल्वेंट के मोल्स कैपिटल एन है। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वो हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल और टोटल मोल का रेशियो ही मोल फ्रैक्शन होगा। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हेक्सा आई की तरह लिखते हैं। आप इसको सुविधा के लिए x लिख लीजिए, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के मोल, विलेय के मोल बटा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कैपिटल एन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं,
किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का द्रव्यमान नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी उस पदार्थ का द्रव्यमान बटा उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। इसको सामान्यतः भार बटा अणुभार, मास बाय मोलर मास लिखते हैं इन जनरल। तो इससे जो है जो जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट या जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल्स निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो टोटल मोल सॉल्यूशन के आ जाएंगे। जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट के मोल को जो है टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा और आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा हर एक कंपोनेंट का। अब यहां से देखिए इसमें हमने सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट माना था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर इसको ऐड करें तो इसका सम 1 के इक्वल आएगा, यानी कोई भी कंपोनेंट 1 एक पूरा कंप्लीट होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे किसी का भी मोल फ्रैक्शन मोर देन 1 नहीं होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसी को जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखें तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे मान लीजिए उसमें n अवयव हैं, n कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट जितने भी हैं सबको लेकर के, तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और दूसरे कंपोनेंट का अगर बाइनरी सॉल्यूशन है यानी उसमें केवल द्विअंगी विलयन है, उसमें केवल दो ही कंपोनेंट हैं, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले के मोल फ्रैक्शन को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेथड है मोलनता, मोलैलिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे।
यानी मोललता क्या होगा, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की मोललता कहलाती है, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसको लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पूरे को डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। यानी अगर विलेय के मोल उसका द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान यानी भार बटा अणु भार, और विलायक की मात्रा अगर ग्राम में दी हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसे को फॉर्मुलाइज कर दिया, मोलैलिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं, W बाई m मास बाई मोलर मास। यहाँ W जो है मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w से जो लिखा है स्मॉल लेटर में, विलेय का द्रव्यमान कैपिटल W जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान है, और ms सफिक्स में s रिप्रेजेंट सॉल्यूट विलेय, m जो है वो उसका आणविक द्रव्यमान मोलर मास है सॉल्यूट का।
नेक्स्ट मेथड है मोलैरिटी या मोलरता, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता। तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की मोलरता या मोलर सांद्रता कहलाती है। और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये होगा number of moles of solute divided by volume of solution in liter। अब पहले की तरफ नंबर ऑफ मोल्स को हम मास बाई मोलर मास, भार बटा अणु भार लिख सकते हैं। यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखना हो यहाँ W मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W मास ऑफ सॉल्यूट विलेय का द्रव्यमान, MS मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विलेय का अणुभार, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी मोलरिटी को जो है दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी हो परसेंट बाय मास, मास परसेंट दिया हो और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हो तो हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि D जो है
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर ml में, और इसमें जो सॉल्यूट है वो x ग्राम बाई मास है। यानी विलयन का घनत्व D है, डेंसिटी यानी घनत्व, और विलेय जो है वो x% भारानुसार बाई मास, द्रव्यमान के अनुसार या भारानुसार उसमें उपस्थित है। तो यहां से हम मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 1000 इंटू डी ग्राम। वॉल्यूम को डेंसिटी से, आयतन को घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास या द्रव्यमान हमें पता लग जाएगा। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमें जो है निकल आएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, x%। तो x% प्रेजेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, एक लीटर सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट निकालने, x% प्रेजेंट है यानी x बाई 100 इंटू 1000 इंटू डी ग्राम, यानी 1 लीटर में विलेय की मात्रा x% है, तो टोटल जो इसका मास है उसका x% हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको, इस अमाउंट को जो है ये 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर इस अमाउंट को सॉल्यूट के मोलर मास, विलेय के अणुभार से अगर इसको डिवाइड कर दें इस क्वांटिटी को, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल, और वही क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोलरता होती है। तो यहीं से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से मोलरिटी आ जाएगा यानी अगर सॉल्यूशन का मास परसेंट दिया हो, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हो, तो हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ms ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। लास्ट मेथड जो है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है।
इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाएगी। और इसको n, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या जैसे मोल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ग्राम मोल लिखते हैं, तो उसी तरह से भी ग्राम तुल्यांक लिखेंगे। वहां मोल के लिए मास बाई मोलर मास करते हैं, भार बटा अणु भार। यहाँ पे क्या करेंगे, मास बाई इक्विवेलेंट मास, भार बटा तुल्यांकी भार। बाकी सारी चीजें बिल्कुल मोलैरिटी की तरह रहेंगी, केवल यहीं पे चेंज होगा। वहां पे मास बाई मोलर मास था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटा विलयांकी विलेय का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूले के रूप में इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू अब इसी नॉर्मलिटी के फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये वैल्यू है ग्राम इक्विवेलेंट,
1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, मिली तुल्य। इसी तरह से इसके पहले आपने मोलरिटी वाले में एक्सप्रेशन में पढ़ा, उसको अगर आप रीअरेंज करें मोलरिटी वाले एक्सप्रेशन को, m इंटू वी W बाई एम एस 1000, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें एक नई रिलेशनशिप मिलेगी। नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू मोलर और मॉलिक्यूलर मास बाई मोलर और मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, इसको एक हम कॉमन टर्म वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक लिखते हैं। और ये वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे। अगर एटम है तो यहाँ एटॉमिक मास बाई इक्विवेलेंट मास, आप जानते हैं एटॉमिक मास बाई इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, वैलेंसी, यानी उस एटम की वैलेंसी के इक्वल होता है। अब अगर यही एसिड है तो वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, वो हो जाएगा उसकी बेसिसिटी के इक्वल होगा। अगर वही बेस या एल्कली है तो मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास उसकी एसिडिटी के इक्वल होगा। अगर यही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के जो मेन एटम है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने का हुआ वो इसके इक्वल होगा। और अगर कोई साल्ट है तो टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन और टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन उसके इक्वल होगा। तो इसी के लिए इन सब के लिए एक जनरल टर्म वैलेंसी फैक्टर लिख दिया जाता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी।
अब वो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक फॉर्म में है, साल्ट है, एसिड है और बेस है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आक्सीकारक है या चायक है, उससे जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट हुए हैं वो हम कैलकुलेट करके और वैलेंसी फैक्टर निकाल करके नॉर्मलिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहीं से जो है नॉर्मलिटी इक्वेशन और यहीं से मोलरिटी इक्वेशन निकाली जाती है फॉर डाइल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, उसकी गिवन नॉर्मलिटी हो और अप टू सम एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम, आयतन की कुछ मात्रा तक उसको जो है तनु किया जाए, तो उस डाइल्यूट सोल्यूशन की तनु विलयन की नॉर्मलता क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर दो सब्सटेंट रिएक्ट कर रहे हैं या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जैसे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं, तो दोनों के इक्वल मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे। दो एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो दोनों के इक्वल मिली मोल न्यूट्रलाइज होंगे। ये सारी चीजें हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। उसके लिए नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 = N2V2, मोलरिटी इक्वेशन M1V1 = M2V2 यूज करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मिली इक्विवेलेंट, इसकी जरूरत, वैलेंसी फैक्टर, इनकी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है ये सारे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी पे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनको आपको सॉल्व कराएंगे और इसको सॉल्व करने का मेथड आपको समझाया जाएगा।